नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीग जमात में आए 18 और लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो पाए गए हैं और एक दिन पहले भी तबलीग जमात से जुड़े 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस तरह से अब तक कुल 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को दिल्ली में कुल 25 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इनमें से 18 लोग तबलीग जमात के थे। इसके अलावा तबलीग जमात के करीब 200 लोगों को दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया। 1 मार्च से 15 मार्च के बीच तबलीगी जमात के जो धार्मिक कार्यक्रम है वो इंडोनेशिया और मलेशिया समेत पूरे देश से 2000 लोग निजामुद्दीन इलाके में तबलीग के मुख्यालय आए थे। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल अर्पिता, फिलहाल अलग अलग हॉस्पिटल से जो इनपुट मिल रहे हैं तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 250 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कल 18 लोगों जो जमात के जो लोग थे 18 लोग उनमें से पॉजिटिव पाए गए हैं और उससे पहले 6 लोग पॉजिटिव मिले, यानी कि 24 केसेस हो गए हैं। 1500 से ज्यादा लोग जो कि उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा, अगर हम बोले तो ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जहां पर सिर्फ निजामुद्दीन से ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कल दिल्ली में 25 नए पॉजिटिव केसेस मिले थे उसमें से 18 निजामुद्दीन के थे। अभी 250 लोगों की रिपोर्ट आनी है और उससे ये ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि जो बाकी लोग वहां पर आए थे उनमें संक्रमण के कितने चांसेस हैं। जी प्रियंका, जिस रिपोर्ट की जिक्र आप कर रही हैं, ये रिपोर्ट दरअसल कब तक आएगी, क्योंकि उसी के बाद तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जिस तरीके से जमात की तरफ से कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जा रही है, लोगों को ट्रेस कर रही है पुलिस, तो उसी अकॉर्डिंग ये टाइम लग रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक भी कई रिपोर्ट्स की जो रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे। पर क्योंकि जब ये कोरोना का केसेस होते हैं तो ऐसे में सिर्फ एक टेस्ट के बलबूते पर ही हाँ या ना नहीं कहा जाता। अभी जिन 24 लोगों के पॉजिटिव आए हैं उनके भी रीटेस्ट होंगे और जो 250 लोग अभी एडमिट हैं उनके भी टेस्ट रिपोर्ट आने हैं, तो जाहिर है कि शाम तक स्थिति ज्यादा क्लियर हो पाएगी। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में आए करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना की वजह से देश में लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से मना किया गया था, लेकिन सरकार की अपील की अनदेखी करते हुए निजामुद्दीन में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बाद पुलिस विभाग और स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गए और निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन सभी लोगों को डीटीसी की बसों में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखनी भी शुरू कर दी गई। बताया गया कि इस जमात में सैकड़ों की तादाद में विदेश से आए लोग भी शामिल हुए थे, लेकिन सरकारी औपचारिकता की वजह से उनकी जांच में देर हुई। मलेशिया के कुछ लोग हैं, 100-200 लोग हैं, 200 के आसपास हैं। थाईलैंड के 30 लोग हैं, किर्गिस्तान के 10-15 लोग हैं। सऊदी को कल सऊदी एम्बेसी ने क्वारंटाइन में शिफ्ट कर दिया। जो फॉरेनर्स भी यहाँ पर रह गए, हम बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन एम्बेसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से डिले हो गया था। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर नपातुला जवाब दिया गया। चाहे वो निजामुद्दीन हो, चाहे अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी हमें केसेस आएंगे तो हमारी टीम जाती है और वहां जाकर, जैसे मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया है, हमारी जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी उसके तहत एक्शन लिया जाता है। जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया उन्हें खांसी और जुकाम की शिकायत थी। हालांकि अभी तक किसी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की खबर नहीं है। दिल्ली में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे तेलंगाना के 6 लोगों की कोरोना वायरस की पुष्टि से मौत हो गई। ये लोग 13 से 15 मार्च के बीच दिल्ली में हुए तबलीग जमात के धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जिनमें से 2 लोगों की तेलंगाना के गांधी अस्पताल में जबकि 2 की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। सभी लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। तेलंगाना में कोरोना के कुल 81 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 61 का इलाज जारी है, जबकि 14 लोग अस्पताल से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अब ट्रेन की बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में बदला जा रहा है। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी से अस्पतालों में बिस्तरों की कमी पड़ने का अंदेशा है, जिससे निपटने के लिए रेलवे ने अपनी तरफ से तैयारियां तेज कर दी हैं। अजमेर में रेलवे के कई कर्मचारी बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने में जुटे हैं। इन बोगियों में बीमार लोगों को रखने के लिए बेड के साथ ही जरूरी उपकरण भी लगाए गए हैं, जबकि एक मरीज से दूसरे मरीज को कोई खतरा ना हो, इसके लिए बोगियों के अलग अलग हिस्सों में प्लास्टिक के पर्दे भी लगाए गए हैं। ट्रेन की इन बोगियों में रहने वाले लोगों के लिए टॉयलेट के साथ ही नहाने के लिए बाथरूम का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही इन बोगियों में साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जबकि गर्मी से निपटने के लिए सभी पंखों की भी जांच कर ली गई है।
मरीजों को रखने के लिए बनाई गई इन बोगियों को इमरजेंसी के वक्त देश के किसी भी हिस्से में ले जाया जा सकता है। बताया गया कि पूरी तरह से तैयार किए गए एक कोच को मंजूरी के लिए अधिकारियों के पास भेजा गया है और मंजूरी मिलने के बाद इनका उत्पादन तेज कर दिया जाएगा। नोएडा के डीएम ब्रजेश नारायण सिंह का तबादला कर दिया गया। उन्हें लखनऊ में राजस्व परिषद में भेज दिया गया है। उनकी जगह LY सुहास नए डीएम होंगे, जो कार्यभार संभालने के लिए नोएडा रवाना हो चुके हैं। वहीं हटाए गए डीएम BN सिंह के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में गौतम बुद्ध नगर के डीएम BN सिंह को जमकर फटकार लगाई थी। सीएम योगी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे और इस दौरान उन्हें प्रशासन की तैयारियों में कमी नजर आई और गौतम बुद्ध नगर के डीएम BN सिंह को दूसरे अधिकारियों के सामने ही बुरी तरह डांट दिया था। बकवास मत बंद करो अपना। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहाँ पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय एक दूसरे के ऊपर वो डालना। और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी BN सिंह ने मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने 3 महीने की छुट्टी देने की मांग की। इतना ही नहीं, BN सिंह ने चिट्ठी में गौतम बुद्ध नगर जिले का डीएम नहीं रहने और उनकी जगह इसी वक्त दूसरे अधिकारी को तैनात करने की अपील भी की। BN सिंह पिछले 3 साल से गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन का पालन न करने वालों की ड्रोन से निगरानी की गई। आरोप है कि लॉकडाउन लागू होने और बार बार अपील के बावजूद कुछ लोग बेवजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और उन्हीं लोगों की पहचान करने के लिए पन्ना में पुलिस ने ड्रोन की मदद ली। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की गई ताकि बिना किसी काम के घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को पकड़ा जा सके। बताया गया कि ऐसे लोग पुलिस को आता देख वापस अपने घरों में चले जाते थे, इसलिए पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पा रही थी। जैसे पुलिस वापस जाती है फिर से लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि काफ़ी खेदपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने अभी नई व्यवस्था करी है कि हम लोग ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग करेंगे। पन्ना के अलावा खटीमा में भी लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती के लिए ड्रोन की मदद ली गई। हालांकि कोरोना वायरस के खौफ से वहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए ड्रोन तैनात कर दिए ताकि 21 दिनों के लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाया जा सके। मुंबई में कोरोना वायरस से मरने वालों मरीजों को जगाया जाएगा, जिससे जुड़ा नोटिस BMC ने जारी किया। साथ ही अंतिम संस्कार में 5 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि वहां के मुस्लिम संगठनों ने BMC के इस फैसले पर ऐतराज जताया है। BMC कमिश्नर जनाब परदेसी साहब से बात करने के बाद ये लाएअमल तय किया कि ऐसा नोटिफिकेशन जिससे कि मुल्क के मुंबई के लोगों के दिलों में दरारें हो जाएं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस नोटिफिकेशन को हमने कैंसिल कर दिया है। कल नया नोटिफिकेशन निकालेंगे जिसमें यह तय करके बताया जाएगा कि लोगों को दफन किस तरह किया जाए और कितनी गहराई में उसकी कब्र बनाई जाए। दिल्ली के RML अस्पताल के कुछ डॉक्टरों को घर पर रहने की सलाह दी गई। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक वार्ड के सभी डॉक्टरों और नर्सों को घर पर ही अलग रहने की सलाह दी गई, क्योंकि अस्पताल में सर्दी खांसी की वजह से भर्ती एक मरीज में कोरोना वायरस के लक्षण मिले, जिसके बाद उसी वार्ड की एक नर्स ने भी बुखार की शिकायत की थी। 14 लोग हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो फिलहाल होम क्वारंटीन में चले गए हैं। यूपी के लखीमपुर से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा ने लोगों से कोरोना वायरस की वजह से चीन की चीजों का बहिष्कार करने की अपील की। देशवासियों से एक आह्वान कर रहा हूं कि कम से कम कुछ नहीं तो चीनी सामान का बहिष्कार करें। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिना राशन कार्ड के भी गरीब लोगों को मुफ्त में खाने पीने की चीजें देने का ऐलान किया। साथ ही सीएम ने साफ किया कि लॉकडाउन में इन चीजों की कमी नहीं होने दी जाएगी। आपका सहयोग चाहिए, आपसे निवेदन करता हूं, आपके लिए, बच्चों के लिए, अपनों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए थोड़े दिन ये कष्ट सहिए। हर संभव तैयारी प्रशासन की वहां है। अनुपम खेर ने कोरोना वायरस के बीच घर पर मौजूद लोगों से इस बीमारी के ठीक होने के बाद भी सकारात्मक रहने और नेकी करने की सलाह दी। अनुपम खेर ने कहा कि पहले लोगों में अहंकार आ गया था और वो खुद को ऊपर वाले से भी बड़ा समझने लगे थे। इस बात का एहसास हमें हो जाना चाहिए था कि हम जीरो ही थे, हमारा दिमाग खराब हो गया था। दिल्ली सरकार ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर बनाने का आदेश दिया। बताया ये भी जा रहा है कि इस क्वारंटीन सेंटर में निजामुद्दीन इलाके में हुए धार्मिक कार्यक्रम में शामिल लोगों को रखा जा सकता है। निजामुद्दीन इलाके में एक धार्मिक कार्यक्रम में करीब 2000 लोग शामिल हुए थे, जिसमें से 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा 1500 लोगों की अभी तलाश की जा रही है।
दिल्ली और यूपी सरकार ने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के लोकनायक अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टरों को एक 5 स्टार होटल में ठहराने का इंतजाम किया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित मरीजों के इलाज में जुटे इन डॉक्टरों के लिए इस होटल में 100 कमरों की व्यवस्था की गई, जहां डॉक्टरों के रहने, खाने और पीने समेत दूसरे सभी खर्चे दिल्ली सरकार उठाएगी। साथ ही दिल्ली के 21 अस्पतालों में डॉक्टरों को 14 दिन काम करने के बाद 14 दिन की छुट्टी दी जाएगी, लेकिन उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी जिला प्रशासन ने डॉक्टरों के ठहरने के लिए 4 होटल का इंतजाम किया है, क्योंकि उनके अस्पताल से घर जाने पर इस बीमारी के फैलने का खतरा है, जिसे रोकने के लिए इन होटल में डॉक्टरों को क्वारंटीन किया जाएगा। चीन के हुनान प्रांत में एक ट्रेन पलट गई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई, 127 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन पटरियों पर गिरी एक चट्टान से टकराकर पलट गई और फिर उसमें आग लग गई। ट्रेन के कई डिब्बों से आग की लपटें उठती नजर आई। हादसे के बाद ट्रेन के कई डिब्बे पटरियों पर गिरे हुए थे। जानकारी मिलते ही बचाव दल और फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई। बचाव दल के लोगों ने ट्रेन से यात्रियों को बाहर निकाला, जिसके बाद दमकल कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए। ट्रेन के जल रहे डिब्बों के ऊपर दमकल कर्मियों ने काफी देर तक केमिकल का छिड़काव भी किया। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग भी मदद के लिए वहां पहुंच गए। चीन में हुबे और जियांगशी प्रांत में की सीमा पर वहां तैनात पुलिस से लोगों की हिंसक झड़प हो गई। ये बवाल तब शुरू हुआ जब कोरोना वायरस का केंद्र रहे हुबे प्रांत की उसके पड़ोसी प्रांतों से जोड़ने वाली सीमा को खोल दिया गया, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंचे और सीमा पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन रोके जाने पर उनकी वहां तैनात पुलिस वालों से झड़प शुरू हो गई। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। लोगों ने सड़क के बीच में खड़ी पुलिस की एक गाड़ी को धक्का देकर पलट दिया। कुछ लोग तो गाड़ियों की छत पर चढ़कर तोड़फोड़ करते नजर आए। हालात बिगड़ते देख बड़ी तादाद में पुलिस वालों को वहां तैनात कर दिया गया, लेकिन गुस्साए लोग उनसे भी भिड़ गए। इतने लोगों के एक जगह इकट्ठा होने से इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ गया, जिसके बाद लोगों को समझाने की कोशिश शुरू की गई। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में लोग सीमा पार करने के लिए इंतजार करते नजर आए। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जो लॉकडाउन लागू होने के बाद हुबे प्रांत में ही फंस गए थे। कोरोना वायरस से बचने के लिए गुजरात के राजकोट नगर निगम के दफ्तर में एक मशीन लगवाई गई। निगम के कुछ कर्मचारी एक एक करके इस मशीन के अंदर घुसे और इसके बाद उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। कुछ सेकंड मशीन के अंदर रुकने के बाद कर्मचारी बाहर निकले और फिर दफ्तर में दाखिल हुए। बताया गया कि मशीन के अंदर घुसने वाले शख्स पर डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स केमिकल का एक छिड़काव होता है, जिससे कीटाणु मर जाते हैं। निशानेबाज मनु भाकर ने कोरोना से लड़ाई में 1 लाख रुपए की मदद दी। निशानेबाज मनु भाकर ने हरियाणा में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए 1 लाख रुपए की मदद दी। दिल्ली पुलिस के एक जवान का लॉकडाउन के दौरान सुनसान सड़क किनारे कबूतरों को दाना डालने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी फाउंडेशन की तरफ से पीएम केयर्स फंड में 25 लाख रुपए की मदद दी। दिल्ली में मजदूरों के पलायन से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई। इस मामले पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने सरहद के पास वाले इलाकों में लोगों को आटा, दाल और चावल बांटा। उनको हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि वो उन्हें कोई घर जाने के लिए परेशानी ना हो और यहाँ पे लॉकडाउन पीरियड के दौरान आराम से रह सकें। दिल्ली में सेना के एक अधिकारी समेत कुछ लोगों ने अपने इलाके में लोगों को कोरोना वायरस के खतरे के बारे में जागरूक किया, साथ ही जरूरतमंदों को खाना भी बांटा। इस त्रासदी ऐसी है कि हम सबने मिलके इसमें लड़ना है और मिलके हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अहमदाबाद में कोरोना वायरस से ठीक होकर घर लौटी लड़की का उनके परिवार ने शानदार स्वागत किया। घर वाले गेट के दोनों तरफ खड़े हो गए और जैसे ही लड़की अंदर घुसी, एक शख्स ने शंख बजाया और दूसरे ने थाली पीटी और बाकी लोग ताली बजाने लगे। लड़की ने भी सिर झुकाकर घर वालों का शुक्रिया किया। 14 दिन पहले ये लड़की कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई थी। You need to be at home. But just in case you are to contract this, don't panic, don't get too scared. Call the toll-free number or go to an authorized
hospital and get yourself checked. कोरोना वायरस से लोगों को आगाह करने के लिए देश भर में कई पुलिस अफसर अब गानों के जरिए उन्हें समझा रहे हैं। यूपी से महाराष्ट्र तक पुलिस वालों का ये नया तरीका लोगों को पसंद भी आ रहा है। और इसी की झलक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिखी, जहां सिविल लाइंस थाने के प्रभारी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में जाकर गाने के जरिए लोगों को लॉकडाउन की अहमियत समझाई। इस दौरान लोग अपने घर की बालकनी से तालियां बजाकर पुलिस की मुहिम को समर्थन देते दिखे। वहीं जो लोग पुलिस वालों की सुरीली अपील से भी नहीं सुधरे, उनकी आरती उतारकर बिलासपुर पुलिस ने गलती का एहसास कराया। यूपी के मऊ में भी लॉकडाउन के दौरान एक चौकी इंचार्ज ने गाने के जरिए लोगों को कोरोना वायरस के संकट से सावधान किया। महाराष्ट्र के पुणे में भी पुलिस ने फिल्म लगान के हिट गाने की धुन पर मराठी गीत तैयार किया, जिसके जरिए लोगों को घर में रहने के लिए समझाया गया। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक परिवार ने गाने गाकर लोगों का मनोरंजन किया। इस परिवार ने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए ये तरीका निकाला और बालकनी में बैठकर कई गाने लगे। इसके लिए वहां माइक की व्यवस्था की गई। पहले बेटे ने गिटार बजाते हुए फिल्मी गाने गाए और फिर उसके पिता भी गाने लगे। इस दौरान उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग अपनी अपनी बालकनी में पहुंचे और उन्होंने भी गाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन में सभी के मनोरंजन की इस कोशिश पर लोगों ने तालियां भी बजाई। क्योंकि तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। थैंक यू। दुनिया भर में कई जगहों पर अर्थ आवर मूवमेंट के तहत रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइटें बंद कर दी गई। कोरोना वायरस के खौफ के बीच पृथ्वी को बचाने के लिए शुरू हुई मुहिम में कई देशों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रूस की राजधानी मॉस्को में भी कई मशहूर इमारतों की बत्तियां बुझा दी गईं। लाइटें बुझने की वजह से वहां पूरी तरह अंधेरा छा गया। इस दौरान वहां की ऐतिहासिक चर्च और कई दूसरी इमारतें भी पूरी तरह अंधेरे में डूब गईं। अर्थ आवर के दौरान मॉस्को की लगभग सभी बड़ी इमारतें अंधेरे में डूबी नजर आईं। इस दौरान दुनिया के कई दूसरे देशों में भी ऐसे ही नजारे दिखे। जर्मनी में भी 1 घंटे के लिए इमारतों की बत्तियां बुझा दी गईं। बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने की इस मुहिम में करीब 180 देश शामिल हुए। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के सोलापुर में एक बुजुर्ग घोड़े से बैंक जाने के लिए निकल पड़े। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें बैंक जाने का कोई जरिया नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने घोड़े पर ही बैंक जाने का फैसला किया और बैंक के लिए निकल पड़े। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा दिखा और इसके बीच वो घोड़े पर बैंक जाने के लिए आगे बढ़ते रहे। इस शख्स ने माना कि बैंक के किसी काम से उन्हें घर से निकलना जरूरी था, लेकिन गाड़ी नहीं मिलने की वजह से उन्होंने घोड़े पर ही बैंक जाने का फैसला किया। घोड्यावर काय करायला इथे? घोड्यावर घरचे मंडळीचे गोळे आणायचे होते बीपीचे, ते गोळे आणि बँकेत चेक वाटवायचे, त्याच्या पायी आलो होतो घोड्यावर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगासन करने के कुछ एनिमेशन वीडियो नरेंद्र मोदी ऐप पर डाले गए। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रुड़की के एक व्यक्ति के सवाल को शामिल किया था, जिसमें प्रधानमंत्री से उनकी फिटनेस का राज पूछा गया, जिसके जवाब में पीएम के योग करने के कई एनिमेशन वीडियो इंटरनेट पर डाले गए। कुछ इसी तरह के वीडियो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भी सोशल मीडिया पर डाले गए थे। वीडियो में अलग अलग योगासन करने का सही तरीका तो बताया ही गया है, ये भी बताया गया है कि किस आसन का शरीर के किस हिस्से पर क्या असर होता है। एक दिन पहले मन की बात कार्यक्रम में रुड़की के एक शख्स का सवाल लिया गया था, जिसने प्रधानमंत्री की फिटनेस का राज पूछा था। नमो ऐप पर मुझे रुड़की से शशि जी ने पूछा है कि लॉकडाउन के इस समय में मैं अपनी फिटनेस के लिए क्या करता हूं, इन परिस्थितियों में नवरात्रि का उपवास कैसे रखता हूं। प्रधानमंत्री ने शो में ही कहा था कि वो सवाल के जवाब से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर डालेंगे। मुझे लगता है कि बात लंबी हो जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं सोशल मीडिया में मैं क्या करता हूं उसके विषय में कुछ वीडियोज अपलोड करूंगा।
नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब सुबह 7 बजे का कोरोना बुलेटिन। सुबह 7 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है और आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज़ 18 देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद भी करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए 18 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक दिन पहले भी तबलीगी जमात से जुड़े 6 लोगों की रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव आई थी और इस तरह से अब तक कुल 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को दिल्ली में कुल 25 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इनमें से 18 लोग तबलीगी जमात के थे। इसके अलावा तबलीगी जमात के करीब 200 लोगों को दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील भी कर दिया है। 1 मार्च से 15 मार्च के बीच तबलीगी जमात के धार्मिक कार्यक्रम में इंडोनेशिया और मलेशिया समेत पूरे देश से 2000 लोग निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी के मुख्यालय आए थे। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में आए करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरोना की वजह से देश में लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से मना किया गया था, लेकिन सरकार की अपील की अनदेखी करते हुए निजामुद्दीन में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बाद पुलिस विभाग और स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गए और निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन सभी लोगों को डीटीसी की बसों में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पूरे इलाके पर ड्रोन से नजर रखनी भी शुरू कर दी गई। बताया गया कि इस जमात में सैकड़ों की तादाद में विदेश से आए लोग भी शामिल हुए थे, लेकिन सरकारी औपचारिकता की वजह से उनकी जांच में देर हुई। मलेशिया के कुछ लोग हैं, 100-200 लोग हैं, 200 के आसपास हैं। थाईलैंड के 30 लोग हैं। किर्गिस्तान के 10-15 लोग हैं। सऊदी को कल सऊदी एम्बेसी ने क्वारंटाइन में शिफ्ट कर दिया। जो फॉरेनर्स भी यहाँ पर रह गए, हम बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन एम्बेसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से डिले हो गया था। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर नपातुला जवाब दिया गया। चाहे वो निजामुद्दीन हो, चाहे अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी हमें केसेस आएंगे तो हमारी टीम जाती है और वहाँ जाकर, जैसे मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया है, हमारी जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजी उसके तहत एक्शन लिया जाता है। जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया उन्हें खांसी और जुकाम की शिकायत थी। हालांकि अभी तक किसी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की खबर नहीं है। इस बीच हजरत निजामुद्दीन दरगाह की तरफ से साफ किया गया कि ना तो दरगाह में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और ना ही हजरत निजामुद्दीन दरगाह खुली है। हजरत निजामुद्दीन दरगाह के प्रवक्ता सैयद फरदीन अहमद निजामी के मुताबिक हजरत निजामुद्दीन दरगाह और तबलीगी जमात दोनों अलग अलग है और हजरत निजामुद्दीन दरगाह का तबलीगी जमात से कोई लेना देना नहीं है। तबलीगी जमात हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास में है, इसकी वजह से कुछ लोगों को गलतफहमी हुई है। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का कोई ताल्लुक़ नहीं है, तबलीगी मरकज़ से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तकरीबन 250 मीटर की दूरी पे वो मरकज़ एक अलग है। दरगाह शरीफ के तो सारे गेट्स बंद हैं, आप भी देख सकते हैं। ये मेन जो गेट है ये भी दरवाज़ा बंद है, तो दरगाह शरीफ में बाहर के किसी भी आदमी के आने की इजाज़त नहीं है। दिल्ली में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे तेलंगाना के 6 लोगों की कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई। ये लोग 13 से 15 मार्च के बीच दिल्ली में हुए तबलीग जमात के कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की थी और इनमें से 2 लोगों की तेलंगाना के गांधी अस्पताल में, जबकि 2 की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। सभी लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। तेलंगाना में कोरोना के कुल 81 मामले सामने आए हैं। इनमें से 61 का इलाज जारी है, जबकि 14 लोग अस्पताल से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये तबलीगी जमात है क्या। दरअसल तबलीगी जमात का मतलब वो संस्था है जो दुनिया भर में सुन्नी इस्लामी धर्म का प्रचार करती है। भारत में इसकी शुरुआत साल 1926-27 में हुई थी। तब मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी ने पहली जमात की थी और ये पहली जमात आज के हरियाणा के मेवात इलाके में की गई थी। तब से शुरू हुई तबलीगी जमात से जुड़े लोग दुनिया भर के करीब 150 देशों में इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं और इस समय तबलीगी जमात से लाखों मुस्लिम जुड़े हुए हैं। तबलीगी जमात का ज्यादा जोर सुन्नी इस्लामी धर्म के नियमों का सख्ती से पालन करने पर होता है।
केंद्र सरकार के सख्त रुख के बावजूद अलग अलग राज्यों से लोगों का अपने गांव जाने का सिलसिला नहीं थमा। लॉकडाउन के बावजूद कई राज्यों के लोग अपने अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। यूपी और बिहार के बॉर्डर के पास बिहार के सिवान जिले में ऐसे ही सैकड़ों लोग जमा हो गए। एक बस के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू होकर बस की तरफ दौड़ पड़ी। बस में सीट पाने की होड़ मच गई। भीड़ में पीछे रह गए कुछ लोग समझ गए कि बस में सीट मिलनी मुश्किल है, इसलिए उन्होंने पहले ही बस की छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोगों ने ना तो कोई मास्क पहना और ना ही किसी को दूरी बनाए रखना ही याद रहा। कुछ ही पलों में बस की सीटें भी भर गईं और बस की छत भी भर गई। देश के कई राज्यों से अपने अपने गांवों तक पहुंचने के लिए निकले लोगों की ऐसी ही भीड़ दिखी, जिनके लिए कई जगहों पर राज्य सरकारों की तरफ से बसों का इंतजाम किया गया, लेकिन रास्ते में कई जगहों पर लोग ट्रकों और टैंकरों पर यात्रा करते नजर आए, जिसके लिए लोगों को अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़ी। यूपी के भदोही में ट्रकों की छतों पर बैठकर बड़ी संख्या में लोग सफर करते दिखे। ऐसी कई गाड़ियां दिखीं जिन पर लोगों ने जान जोखिम में डालकर सफर किया। कुछ ऑटो भी लोगों से खचाखच भरे दिखे। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को बाजू हिलाने तक की जगह न मिले। राजस्थान से भी बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। राजस्थान सरकार ने रोडवेज की बसों से ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की सीमा तक छोड़ दिया, जहां से लोगों ने अपने गांवों के लिए पैदल ही सफर शुरू कर दिया। सरकार का दावा है कि हालात संभालने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कदम उठाए जा रहे हैं। माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति नियंत्रण में है। सभी स्टेट्स और यूटीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ वॉर फुटिंग पर रिलीफ शेल्टर्स, फूड इत्यादि का इंतजाम कर रही हैं। रविवार को गृह मंत्रालय ने आपात बैठक बुलाकर कई अहम फैसले लिए और राज्यों को हालात से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिनके तहत फंसे हुए लोगों के लिए राहत शिविरों और खाने पीने के इंतजाम के लिए जिलों के डीसी, डीएम या एसपी को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार बनाने को कहा गया। निर्देश दिए गए कि जो लोग अपने गांवों तक पहुंच चुके हैं उन्हें प्रोटोकॉल के हिसाब से कम 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाए। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सभी मालिक अपने कर्मचारियों को सही वक्त पर बिना किसी कटौती के उनकी तनख्वाह दें और मकान मालिक किसी भी किराएदार से न तो 1 महीने का किराया मांगें और न ही उनसे घर खाली करवाएं। इसके साथ ही लोगों से फिर अपील की गई कि वो लॉकडाउन में अपने घरों से ना निकलें। सरकार उनकी सारी परेशानियां दूर करेगी। कोरोना के 32 मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने पूरे इंदौर को अगले 3 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। इंदौर शहर हाई रिस्क कैटेगरी में आ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया। इंदौर शहर में अगले 3 दिन पेट्रोल पंप, दूध, सब्जी और किराना की दुकानें भी पूरी तरह से बंद रहेंगी। इतना ही नहीं, दवा जैसी जरूरी सामान की जो दुकानें हैं वो भी बंद रखने के आदेश दिए गए। साथ ही शहर के भीतर आने या फिर बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। प्रशासन के मुताबिक कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए इस तरह के कदम उठाने जरूरी हो गए हैं। साथ ही इंदौर के लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी घर से बेवजह निकला तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी है या दूध है, इन चीज़ों को इससे मुक्त रखा गया है। साथ ही साथ अगर किसी को खाने संबंधी समस्या है या किसी हेल्थ संबंधी आकस्मिक समस्या आती है, इसके लिए टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन सामान्य स्थिति में हम घर से बाहर न निकलें, उस संकल्प को मजबूती के साथ अमल करने के लिए ये लॉकडाउन किया गया है, जो कि 3 दिनों का होगा। कोरोना को लेकर इंदौर हाई रिस्क पर है और इसकी चेन को तोड़ने के लिए 3 दिन का लॉकडाउन किया गया है, जिसका खासा असर इस शहर में दिखाई दे रहा है। पूरा शहर बंद है। आवश्यक सेवाएं, चाहे दूध की दुकान हो, दवा की दुकान हो, फल और सब्जियों की दुकान हो, सभी बंद हैं। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप तक बंद कर दिए गए हैं। इंदौर में 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पर है और ये 3 दिन का लॉकडाउन किया गया है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि वो घरों से ना निकलें। सड़कों पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पूरी तरह से बंद हैं। पूरा शहर सन्नाटे में तब्दील हो गया है। पूरे शहर में कोई भी वाहन दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की